स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में अपन समसूत्री वजन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कोशिका वजन के कोशिका वजन 3 प्रकार होते हैं, एसूत्री, समसूत्री, असूत्री। एसूत्री साधारण कोशिका में होगा, साधारण जो प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें। आज अपन अध्ययन करेंगे समसूत्री वजन का। नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे असूत्री वजन। तो समसूत्री वजन क्या है, इसकी विभिन्न प्रावस्थाएं और इसका महत्व है, अध्ययन करेंगे आज इस वीडियो में। समसूत्री वजन नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब इक्वल। बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है वो पुत्री जो मातृ कोशिका उसके बराबर होगी। जैसे कि उसमें अगर गुणसूत्र 40 हैं तो जो बनने वाली पुत्री कोशिका है उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 40 होगी। दो चरणों में होती है। पहले जैसे कि हर विभाजन में चरण अर्धसूत्री और समसूत्री दो चरण होंगे। कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसको अपन साइटोकाइनेसिस कहते हैं। प्रथम चरण में जो विभाजन कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें मुख्यतः 5 प्रावस्थाएं बताई गई हैं। सबसे पहले है इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इनका यह क्रम होता है। और ये जो इंटरफेज है ये अपन ने अध्ययन किया था सेल साइकिल के अंदर। तो उस सेल साइकिल में अपन ने अध्ययन किया था G1, S, G2 और M। तो ये जो G1, S और G2 है ये इंटरफेज में आएंगे। इस अवस्था में क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कि यह विभाजन होने से पहले की जो प्रावस्था है, यानी कि जो कोशिका विभाजन होगी उसमें क्या होगा, ये विभाजन होने से पहले की प्रावस्था है जिसमें धीरे धीरे क्या है गुणसूत्र कंडेंस यानी कि दिखे जो केंद्रक जाल होता है, जो क्रोमेटिन, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो पहली जो प्रावस्था है यानी कि जो इंटरफेज जो प्रावस्था है जिसमें विभाजन नहीं होता, विभाजन के पहले की यानी कि विश्राम अवस्था भी इसको बोलते हैं अपन, वो प्रावस्था है वो इंटरफेज प्रावस्था है, जिसको अपन रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग का मतलब जो कोशिका अभी साधारण उसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, उसके लिए विभाजन के लिए आवश्यक जो चीजें यानी आवश्यक तैयारी होती है वो इसके अंदर रहेगी इंटरफेज में। इसमें गुणसूत्र हैं वो स्पष्ट नहीं होंगे इसमें, यानी कि डिफ्यूज रहते हैं, धीरे धीरे क्रोमेटिन जो है वो दिखाई देने लगता है। इसके बाद में जो प्रावस्था आएगी प्रोफेज। समसूत्री विभाजन के जो प्रारंभ होने की जो पहली फेज है उसको अपन कहेंगे प्रोफेज। इसके अंदर होता क्या है, जो गुणसूत्र पहले इनविजिबल यानी दिखाई नहीं देते हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, क्रोमेटिन जाल है वो भी स्पष्ट नजर आने लगते हैं। और जो धागे होंगे वो टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको अपन क्रोमोसोम्स कहेंगे। यानी कि जो गुणसूत्र होंगे प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार संरचना, जैसे गांठ के जैसे मणि के समान संरचनाएं, डॉट डॉट के समान संरचनाएं जिनको होती है उनको अपन क्रोमोमियर देखेंगे, वो जो दिखाई देंगे अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये संरचना है वो क्रोमोमियर के दिखाई देती है अपन। तो समसूत्री विभाजन की प्रथम प्रावस्था प्रोफेज। प्रोफेज में कौन कौन सी घटनाएं होंगी, एक नंबर पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने से जल बाहर निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा, गुणसूत्रों को ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, संकुचित हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाएगा क्रोमोसोम। उसके ऊपर जो माइक्रोस्कोप से देखें तो छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं दिखाई देंगी। इन दानेदार संरचनाओं को अपन कहेंगे क्रोमोमियर। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। ये जो चीज़ें होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। यानी तो गुणसूत्र दो, ये गुणसूत्र के दो अर्ध भाग होंगे, दोनों अर्ध भागों को प्रत्येक भाग को कहेंगे क्रोमेटिड। क्रोमेटिड का मतलब गुणसूत्र का आधा भाग, जिसको अर्ध गुणसूत्र भी अपन कह सकते हैं। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम भी होता है, प्लांट में नहीं। तो दो भागों में विभाजित और कोशिका के दोनों ध्रुव यानी कि जो नॉर्थ और साउथ ऐसे ऊपर हो जाएंगे, दो साइड में जो दो पोल होंगे ध्रुव उन पर हो जाएगा। प्रत्येक तारका के चारों ओर अनेक एस्ट्रल रेज निकलती हैं, दोनों तारका के बीच में कोशिका ध्रुव में कुछ परिवर्तन होता है। इसमें क्या होगा, दोनों जो पोल होते हैं उस पोल के बीच में सेंट्रोसोम से क्या होगा, सेंट्रोसोम से दागिनुमा संरचनाएं बनेंगी। उन दागिनुमा संरचनाओं को अपन कहेंगे, जो संरचनाएं बनेंगी तारक रश्मि या तारक एस्ट्रल रेज बोलेंगे, जो ऐसे रे के जैसे किरण के जैसे निकलेंगे। वो दोनों तारक दोनों साइड में जो होंगे उनसे।
जो नॉर्थ और जो दोनों पोल हैं उनके बीच में धागेनुमा आपस में जैसे संरचनाएं रहेंगी, जो आपस में जैसे लगता है कि ये जुड़े हुए हैं, ये जो धागेनुमा संरचना होती है इनको कहेंगे अपन तरकुत धागे, यार ये स्पिंडल फाइबर है, जो फाइबर हो गए उसको अपन कहेंगे स्पिंडल फाइबर। इसके बाद में गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। पादप कोशिका में तन जो ये होता है स्पिंडल धागे, परंतु तारकाएं नहीं थी। प्लांट और एनिमल में ये होगा कि प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं होगा, जबकि जो एनिमल सेल होगी उसमें सेंट्रोसोम होगा। धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो केंद्र के चारों ओर जो झिल्ली होती है, जिसको अपन केंद्र झिल्ली कहते हैं, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, विलुप्त हो जाएगी, जो कि वापस टीलोफेज में वापस बन जाती है। और जो न्यूक्लियस है वो भी डिसअपियर हो जाती है। दूसरा नंबर की जो फेज आती है वो आती है मेटाफेज। इनकी प्रोफेज के बाद में जो कर्म होगा वो होगा मेटाफेज, और इनका ये नियत कर्म होता है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, और सबसे लास्ट में आएगी टीलोफेज। ये रहेंगी कैरियोकाइनेसिस की प्रावस्थाएं। तो समसूत्र विभाजन की इस प्रावस्था में क्या होगा, मुख्य जो विशेषताएं होंगी, एक तो स्पिंडल जो होंगे यानी कि जो तरकुत जो धागे थे वो बन जाएंगे। इनके बीच में जो एक मुख्य प्लेट बनेगी जिसको अपन मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, बिल्कुल मध्य में। गुणसूत्र के जो क्रोमेटोडोन है पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र खिसककर तर्कों की मध्यवर्ती रेखा पर व्यवस्थित हो जाता है। गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा तर्कुत यानी जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र के बीच में जो भाग होता है जहाँ पर दोनों क्रोमेटिड ऐसे जुड़े रहते हैं उसको अपन कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। वो जो गुणसूत्र बिंदु हैं वो उससे जुड़ जाएंगे तर्कुत जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उससे। तीसरी जो प्रावस्था आएगी वो प्रोफेज, मेटाफेज, और उसके बाद जो तीसरी प्रावस्था होगी वो होगी एनाफेज। मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था है विभाजन की, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रावस्था वो होगी एनाफेज। समसूत्री विभाजन की इस अवस्था के आरंभ होते ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड अब अलग अलग हो जाते हैं। दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने से क्या होगा, दोनों दूरों की तरफ खींचेंगे। वो जो तर्कतंतु उनमें खींचा होता है दोनों दूरों की तरफ करेंगे, और इसी समय खींचा होने से उनके बीच में जो गुणसूत्रों की आकृति जैसे वी है, यू, एल, जो भी शेप होती है वो बन जाता है। इस प्रकार एक केंद्रक से जो केंद्र का वजन हो गया, यहाँ पर जो एक केंद्रक था उससे दो बन गए। अब जो एक केंद्रक था उसका विभाजन हो गया यहाँ पर। तो वास्तविक रूप से जो विभाजन किस प्रावस्था में होता है वो एनाफेज प्रावस्था में। केंद्र का वजन किस प्रावस्था में होगा, एनाफेज प्रावस्था में। इसके बाद की जो प्रावस्था है कि जो अंतिम प्रावस्था होगी टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, इस अवस्था में क्या होगा, दोनों धीरे धीरे जो जिनका विभाजन हुआ है दोनों जो स्पिंडल फाइबर है खींचेंगे ध्रुवों की ओर खींचेंगे, तो उसके साथ अपने साथ जो गुणसूत्र उनको भी खींचेंगे। इस तरफ से क्या हो जाएगा, दोनों का संकुचन होगा। संकुचन होगा तो दोनों एक कोशिका से दो कोशिका यानी कि जो केंद्र होंगे दोनों तरफ चले जाएंगे, दोनों पोल होंगे उनकी तरफ चले जाएंगे। तो केंद्र का विभाजन हो गया, ये था कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद में आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्मा का जो विभाजन होगा वो साइटोकाइनेसिस। केंद्र का विभाजन एनाफेज से स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट सेल दोनों में अलग अलग होता है। प्लांट सेल के अंदर रहेगा वो सेल प्लेट के द्वारा होगा, क्योंकि उसमें अंदर बाहर की तरफ कोशिका भित्ति होती है, इसलिए उसको खांच विधि के द्वारा नहीं हो सकता। जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य विभाजन है वो खांच विधि के द्वारा होता है। ये अंतर है, ध्यान देने वाली बात है कि पादप कोशिका में जो विभाजन होगा वो प्लेट के द्वारा, कोशिका प्लेट, और उसमें जो विभाजन खांच विधि के द्वारा होगा। समसूत्र विभाजन का महत्व क्या है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। बनने वाले में जो पुत्री कोशिका उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अपनी जो मैटरनल सेल है यानी मातृ कोशिका उसके बराबर होगी। इस प्रकार क्या होगा, जो भी गाँव का बनना होता है, नए अंग बनते हैं जिन्होंने रीजनरेशन कहते हैं अपन, वो सभी घटनाएं होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, वो समसूत्री विभाजन से ही होती हैं वो चीज़ें। अगर घाव का जो वापस चोट लगने पर जो वापस कोशिकाएं बनती हैं वो जो होगा वो इसके द्वारा ही होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे अर्धसूत्री विभाजन का। धन्यवाद।